नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रैंकर टेस्ट जो पहला हुआ था आपका, उसमें से ज्योग्राफी के जो सवाल पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन लेकर के हम आए हुए हैं। थोड़ा सा लेट है, कोई बात नहीं, अगली बार से जल्दी सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं रैंकर टेस्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आप किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो सवाल, पहला सवाल आपके सामने है, असर्शन और रीजन यानी स्टेटमेंट और रीजन वाला सवाल है, कथन कारण वाला। इसमें से कथन दिया है बच्चों कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और भारत की लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। कारण दिया है, भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले तो आपको ये सीखना है कि जो कथन और कारण वाले सवाल है वो किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ा जाता है और चेक करते हैं कि स्टेटमेंट हमारा सही है या गलत है। जो दूसरा स्टेप होता है, इसमें रीजन को पढ़ा जाता है और रीजन को चेक किया जाता है कि ये सही या गलत है। और फिर इसके बाद में जो तीसरा स्टेप है उसमें से स्टेटमेंट और रीजन में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि जो रीजन है वो स्टेटमेंट को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को चेक करते हैं। जो हमारा कथन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, परंतु भारत की लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। तो चेक करते हैं बच्चों। भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, जैसे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार हम लोग पढ़ते हैं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट की ओर है और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। तो 8 डिग्री 4 मिनट जो कि कन्याकुमारी को बताता है और इधर 37 डिग्री 6 मिनट ये इंदिरा कौल को बनाता है। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और भारत का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। आप जानते हैं कि किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी महाद्वीप से गुजरने वाला जो पहला अक्षांश है और जो आखिरी अक्षांश है वो एक्चुअल में उस देश की, उस राज्य की, उस महाद्वीप की उत्तर से दक्षिण की दूरी को बताते हैं। और किसी देश, राज्य या महाद्वीप से गुजरने वाला जो पहला देशांतर है और जो आखिरी देशांतर है वो वास्तव में उस देश, राज्य या महाद्वीप की पूर्व से पश्चिम की दूरी को बताते हैं। तो भारत से गुजरने वाला, भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला जो पहला अक्षांश है वो 8 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश है और जो आखिरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश। और इनमें अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट में से सब्ट्रैक्ट किया हमने 8 डिग्री 4 मिनट को, तो इसमें जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो आएगा 29 डिग्री 2 मिनट का। और मोटे मोटे तौर पर अगर हम राउंड फिगर लें तो 29 डिग्री, और हम ये कह सकते हैं कि एक एक डिग्री के अंतराल पर भारत से जो कुल गुजरने वाले अक्षांश है वो 29 है। इसी प्रकार से अगर हम भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उसका अगर हम डिफरेंस निकालें तो 97 डिग्री 25 मिनट में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट को। तो मिनट को मिनट में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 में से 7 गया 18 और 97 में से 68 गया 29। तो जो भारत का देशांतरी विस्तार में अंतर है
वो 29 डिग्री 18 मिनट का है, और अक्षांशीय विस्तार में जो अंतर है वो 29 डिग्री 2 मिनट। और इसका भी अगर हम राउंड फिगर लेंगे तो लगभग 29 डिग्री आएगा, और इसका भी अगर हम राउंड फिगर लेंगे तो लगभग 29 डिग्री आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारत एक ऐसा देश है जिससे जितनी मात्रा में अक्षांश गुजर रहे हैं, और जितनी संख्या में अक्षांश गुजर रहे हैं उतनी संख्या में ही देशांतर गुजर रहे हैं। तो भारत से लगभग 29 अक्षांश गुजरते हैं एक एक डिग्री के अंतराल पर, और भारत से लगभग 29 देशांतर भी गुजरते हैं लगभग एक एक डिग्री के अंतराल पर। जो पहला देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट, इसके बाद में ये देशांतर इस प्रकार से भारत के गुजरेंगे, और जो आखिरी देशांतर है वो है आपका 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत से लगभग 29 अक्षांश गुजरते हैं और 29 देशांतर भी गुजरते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय विस्तार है लगभग समान है। और फिर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की जो पूर्व से पश्चिम तक दूरी है और उत्तर से दक्षिण तक दूरी है उसमें से डिफरेंस पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, यानी इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम के बीच की जो दूरी है वो आप जानते हैं 2933 किलोमीटर, यानी भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और इसे आप जानते हैं, इसे गौर माता या गुहार मोती के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात में है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ से 97 डिग्री 25 मिनट का देशांतर गुजरता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। तो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की दूरी 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 3214 किलोमीटर। और इसमें हम देखते हैं कि उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी ज़्यादा है और पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी कम है। तो हमारा स्टेटमेंट सही है, जो लिखा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, यानी कि भारत से जितनी संख्या में अक्षांश गुजरते हैं उतनी संख्या में देशांतर भी गुजरते हैं, परंतु भारत की लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। और ये अंतर स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है, एक 3214 किलोमीटर दूरी आई और दूसरी 2933 किलोमीटर दूरी आई। तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो सही है। अब हम लोग कारण को चेक करते हैं। कारण दिया गया है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा इक्वेटर पर होती है, और इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की ओर जाते हैं दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती हुई शून्य हो जाती है। तो अगर हम इस प्रकार से ग्लोब को ड्रॉ करें और इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल, जिसे ग्लोबल ग्रिड या ग्रेटिकूल के नाम से जाना जाता है, उसको खींचे, तो ये हमारी अक्षांश रेखा है। सपोज दैट ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, जिसे हम इक्वेटर भी बोलते हैं, इक्वेटर, या इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। और ये देशांतर है, ये 0 डिग्री का देशांतर, जिसे GMT कहते हैं। और देशांतर आप जानते हैं, देशांतर हमारे ग्लोब में एक पोल से निकलते हैं और दूसरे पोल पर जाकर के समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है उन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है उन्हें लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। और आप देख भी रहे हैं कि दो देशांतर के बीच सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर मिलेगी? इक्वेटर पर। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होती हुई क्रमशः शून्य हो जाती है। तो भले ही भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार समान है, अर्थात भले ही भारत से उतनी ही संख्या में अक्षांश गुजरते हैं जितनी संख्या में देशांतर, लेकिन लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर जो है वो इस वजह से है क्योंकि भारत यहाँ कहीं पर है, और यहाँ पर अगर हम इक्वेटर से जितना दूर जाएंगे तो दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी बच्चों? दो देशांतरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। अगर भारत नीचे की ओर होता
तो निश्चित रूप से भारत की पूर्व से पश्चिम तक की जो दूरी है वो ज़्यादा होती, जो हम वर्तमान में 2933 किलोमीटर पढ़ते हैं उसकी तुलना में पूर्व से पश्चिम तक की दूरी ज़्यादा होती। तो कारण भी हमारा सही है और कारण कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या भी करता है। और इस सवाल को सॉल्व करते समय कुछ तथ्यों को हमें ऑलरेडी जान लेना चाहिए। जैसे बेटा एक आप देश पढ़ते हो जिसका नाम है चिली, जैसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है चिली, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है चिली। जैसे ये बेटा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर आप एक देश देखोगे, ये चिली है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर देश है चिली। और चिली के बारे में एक तथ्य आपको ये याद रखना है कि चिली की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी चिली का उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि चिली से दुनिया में सबसे ज़्यादा अक्षांश गुजरते हैं। तो जिस देश से सबसे ज़्यादा अक्षांश गुजरते हैं उस देश की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये फैक्ट याद रखना, अगर पूछा जाए कि दुनिया में किस देश से सबसे ज़्यादा अक्षांश गुजरते हैं, चिली। दूसरा, दुनिया में किस देश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई सबसे ज़्यादा है, चिली। दूसरी तरफ हम लोग रसिया को देखते हैं। और जैसे ये रसिया है बेटा, तो रसिया आपका फिनलैंड से शुरू हो जाता है और व्लादिवोस्तोक जाता है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा रूस है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा रूस है। तो रूस से सबसे ज़्यादा दुनिया में देशांतर गुजरते हैं, यानी किस देश से सबसे ज़्यादा देशांतर गुजरते हैं, रूस से। और इसीलिए रूस की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो जिस देश से जितनी ज़्यादा अक्षांश गुजरेंगे उस देश की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिस देश से सबसे ज़्यादा देशांतर गुजरेंगे उस देश की पूर्व से पश्चिम तक की जो दूरी है उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से अगर इस सवाल का जो सही जवाब हम देखें, इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है, यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की स्पष्ट रूप से व्याख्या भी करता है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है वो है, पृथ्वी की आकृति और आमाप पर होने वाली एक सामूहिक चर्चा में 3 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। पहला विद्यार्थी कहता है कि पृथ्वी की आकृति मूलतः लगभग गोलाकार है, यानी ज्वाइड शेप में है। दूसरा विद्यार्थी कहता है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतरेखीय व्यास से अधिक है। तीसरा विद्यार्थी कहता है विषुवतीय क्षेत्र में विद्यमान उभार पृथ्वी के परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन के कारण है। तो इसमें से आपको बताना है कि उपर्युक्त विद्यार्थियों में से किन किन विद्यार्थियों के कथन सत्य हैं। तो इसमें जो दूसरे विद्यार्थी के द्वारा बात कही गई है वो गलत है, तीसरे विद्यार्थी के द्वारा जो बात कही गई है वो गलत है, केवल पहले विद्यार्थी के द्वारा जो बात कही गई है वही सही है, यानी पृथ्वी की आकृति मूलतः लगभग गोलाव है। तो आइए इस सवाल का एक्सप्लेनेशन हम लोग सीखते हैं। जैसे इस सवाल में सबसे पहले पृथ्वी की शेप की बात कही गई है। आप जानते हैं कि अरस्तु दुनिया में पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में पृथ्वी के आकार को किस प्रकार से विद्वानों के द्वारा डिफाइन किया गया है, तो आप बताएंगे कि पृथ्वी का आकार ज्वाइड शेप में है, यानी ज्वाइड शेप। और ज्वाइड शेप किसे कहते हैं, यानी पृथ्वी हमारी ध्रुवों पर कैसी है बच्चों, पृथ्वी हमारी ध्रुवों पर चपटी है और इक्वेटर पर उभरी है। तो एक्चुअल में जो हमारी पृथ्वी का शेप है, अगर हम उसको डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से, यानी ये हमारी पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और ये पृथ्वी का हमारी साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर पृथ्वी कैसी है, चपटी है। और पृथ्वी का जो बीचों बीच वाला भाग है इक्वेटर है, पृथ्वी का जो बीचों बीच वाला भाग है इक्वेटर है।
वो उभरा हुआ है, उसमें बल्ज पाए जाते हैं। तो पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और पृथ्वी का जो विषुवतरेखीय क्षेत्र है वो उभरा हुआ है और पृथ्वी के इसी शेप को जिवाइड कहा गया है। एक्चुअल में जो जिवाइड है, जिवाइड शेप इसको क्यों नाम दिया गया है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो पृथ्वी चपटी है, ओवलेट है, हमने काल्पनिक तौर पर इसको कुछ ऊपर उठा दिया और पृथ्वी जो ध्रुवों विषुवत रेखा पर उभरी है इसको हमने इमेजिनरी तौर पर नीचे दबा दिया। यानी जो चीज नीचे दबी हुई है उसको एक औसत ऊंचाई तक ऊपर उठा दिया और जो चीज उभरी हुई है उसको हमने एक औसत गहराई तक दबा दिया। ठीक है, जैसे जो चीज नीचे है उसको ऊपर उठा दिया इमेजिनरी, और जो चीज ऊपर उठी हुई है, उभरी है, उसको हमने नीचे दबा दिया। तो जो पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है उसको एक औसत ऊंचाई तक ऊपर उठाया और इक्वेटर पर जो हमारी पृथ्वी में बल्ज है उभरा हुआ, उसको हमने औसत गहराई तक नीचे दबाया। तो इसको हमने कह लिया एवरेज हाइट, और इसको हमने कह लिया एवरेज डेप्थ। इस एवरेज हाइट और एवरेज डेप्थ से गुजरने वाला जो इमेजिनरी स्फीयर है उसी को नाम दिया गया है जिवाइड। तो वास्तव में जिवाइड क्या होता है? जिवाइड इज ए इमेजिनरी स्फीयर दैट पासिस थ्रू एवरेज हाइट एंड एवरेज डेप्थ। तो जो पृथ्वी के आकृति के बारे में विभिन्न प्रकार के कयास लगाए जाते हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है या हमारी पृथ्वी वृत्ताकार है, ऐसा नहीं। अगर वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में आपसे पृथ्वी का शेप पूछा जाता है तो आप पृथ्वी के शेप को जिवाइड ही बताएंगे। तो स्टेटमेंट 1 जो था वो सही है। अब इसमें से जो दूसरा स्टेटमेंट है बच्चों, इसमें से जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको आप देखिए। इसमें कह रहे हैं कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतरेखीय व्यास से अधिक है। तो जो पृथ्वी का पोलर डायामीटर है, बच्चों, पृथ्वी का जो पोलर डायामीटर है वो करीब 12,713 किलोमीटर है। पृथ्वी का पोलर डायामीटर 12,713 किलोमीटर। और पृथ्वी का जो इक्वेटोरियल डायामीटर है, ये इक्वेटोरियल डायामीटर करीब 12,756 किलोमीटर है। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पोलर डायामीटर को कैसे मेजर किया जाएगा, इक्वेटोरियल डायामीटर को कैसे मेजर किया जाएगा? जैसे हमारी पृथ्वी ये है बेटा, ये ग्लोब है, सपोज दैट ये ग्लोब है, ये डिवाइड शेप में हमने अर्थ को बना लिया और यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है। तो सपोज, और ये पृथ्वी का केंद्र है, ये पृथ्वी का सेंटर है। तो कल्पना कीजिए कि अगर हम एक रॉड नॉर्थ पोल से डालें और वह रॉड सेंटर से होते हुए साउथ पोल तक आए। हम एक रॉड नॉर्थ पोल से डालें और सेंटर से होते हुए वह साउथ पोल तक आए, तो इस रॉड की जो लंबाई होगी वो होगी 12,713 किलोमीटर। और यही पृथ्वी का क्या होगा? यही पृथ्वी का पोलर डायामीटर होगा। अब इक्वेटोरियल डायामीटर को कैसे मेजर किया जाएगा? इक्वेटर से हम एक रॉड डालें, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम कहते हैं। तो भूमध्य रेखा से हम एक रॉड डालें और वह रॉड पृथ्वी के सेंटर से होते हुए कहाँ तक जाए बेटा? इक्वेटर पर ही अपने अपोजिट बिंदु पर उगले। तो इस रॉड की जो लंबाई होगी वो होगी करीब 12,756 किलोमीटर। तो ये जो बेटा रॉड है जो हमने इक्वेटर से डाली हुई है और ये सेंटर से जाते हुए इक्वेटर पर ही अपने अपोजिट बिंदु पर उभरी हुई है, ये कुल लंबाई होगी 12,756 किलोमीटर। और तो ये कहलाएगा इक्वेटोरियल डायामीटर और ये कहलाएगा बेटा पोलर डायामीटर। अगर भविष्य में कभी आपसे रेडियस पूछ दी जाए कि पोलर रेडियस कितनी होगी और इक्वेटोरियल रेडियस कितनी होगी, तो 12,713 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पोलर रेडियस निकल के आ जाएगी, और 12,756 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको इक्वेटोरियल रेडियस दे देगी। और वैसे भी हम जानते हैं
कि हमारी पृथ्वी का शेप जिवाइड है, हमारी पृथ्वी का शेप जिवाइड है। तो जिवाइड शेप में एक्चुअल में इस प्रकार से अर्थ है हमारी ध्रुवों पर चपटी और विषुवत रेखा पर उभरी। और अगर ये बच्चों पृथ्वी का सेंटर है, अगर ये पृथ्वी का केंद्र है और ये इक्वेटर है, तो अगर हम इक्वेटर से सेंटर की ओर जाए तो हमें ज़्यादा डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। यहाँ यानी यहाँ पर इक्वेटर से जो पृथ्वी का केंद्र होगा वो ज़्यादा दूरी पर होगा, यानी कि यहाँ पर पृथ्वी की जो त्रिज्या होगी वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम पोल से सेंटर पर जाएं तो यहाँ पर जो रेडियस होगी पृथ्वी की वो सबसे कम होगी। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं, तो फिर जो पृथ्वी के केंद्र की दूरी है पृथ्वी की सतह से, वो बच्चों क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो अगर आप इक्वेटर से पृथ्वी के केंद्र पर जाएंगे, तो पृथ्वी का केंद्र सबसे ज्यादा दूरी पर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप पोल से पृथ्वी के केंद्र पर जाएंगे तो पृथ्वी का केंद्र सबसे नजदीक आपको मिलेगा। और तीसरी बात आपको जो सीखनी है वो ये है कि इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की ओर बढ़ते हैं, तो जो पृथ्वी के केंद्र की दूरी है वो लगातार कम होती जाती है। ठीक है, मान लीजिए इक्वेटर पर कोई प्लेस एक्स है, या थोड़ा इक्वेटर के आप ऊपर गए, यहाँ पर ये प्लेस वाई है, यहाँ पर ये प्लेस जेड है, तो एक्स की केंद्र से दूरी सबसे ज्यादा होगी और वाई जो होगा उसकी केंद्र से दूरी और कम होगी। जेड की केंद्र से दूरी वाई की तुलना में भी कम होगी। तो जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया था वो भी बच्चों क्या है, गलत है। और तीसरा, विषुवत रेखी क्षेत्र में विद्यमान उभार पृथ्वी के परिक्रमण के कारण है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। हालांकि आधा स्टेटमेंट इसका सही है कि विषुवत रेखी क्षेत्र में पृथ्वी में उभार पाए जाते हैं, लेकिन ये जो उभार है वो असल में पृथ्वी के रिवॉल्यूशन के कारण नहीं बल्कि पृथ्वी के रोटेशन के कारण है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अर्थ है हमारी अर्थ की दो प्रकार की एस्ट्रोनॉमिकल मोशन होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल मोशन ऑफ अर्थ। पहला रोटेशन और दूसरी जो मोशन होती है उसको कहा जाता है रिवॉल्यूशन। अगर हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो पृथ्वी की इस प्रकार की गति को रिवॉल्यूशन कहते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस के अलोंग पश्चिम से पूर्व की ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गति करती है तो इस प्रकार की गति को रोटेशन कहते हैं। और रोटेशन के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। रिवॉल्यूशन के कारण पृथ्वी में मौसम में परिवर्तन होते हैं। तो हर पृथ्वी की हर गति का अपना एक इम्पोर्टेंस है, महत्व है। रोटेशन के कारण दिन रात होते हैं और रिवॉल्यूशन के कारण मौसम में परिवर्तन होते हैं। और आप ये भी जानो बच्चों कि जो हमारी पृथ्वी जब हमारी पृथ्वी रोटेट करती है तो हमारी पृथ्वी का के जो इक्वेटोरियल क्षेत्र है वो ज़्यादा तेज गति के साथ में रोटेट करते हैं और पृथ्वी के जो पोलर क्षेत्र है वो धीमी गति के साथ रोटेट करते हैं। यानी इक्वेटर पर रखी हुई जो वस्तु होगी वो ज़्यादा तेजी के साथ में रोटेट करेगी, क्योंकि इक्वेटर पर जो भी अक्षांश रेखाएं होंगी उनकी लंबाई ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है। जैसे इक्वेटर की लंबाई कितनी होती है बेटा, 40,076 किलोमीटर। इक्वेटर की लंबाई 40,076 किलोमीटर या कई जगह पर 40,080 किलोमीटर है। तो अगर इक्वेटर पर कोई वस्तु रखी है तो 24 घंटे में ये ज़्यादा दूरी तय करेगी। यहाँ पर अगर कोई वस्तु है तो वो 24 घंटे में, टाइम तो उतना ही है क्योंकि पृथ्वी का रोटेशन पीरियड तो बराबर है, 24 आवर ही है। तो 24 घंटे में यहाँ पर रखी हुई वस्तु 40,076 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और यहाँ पर रखी हुई कोई वस्तु है वो 40,076 से
कम दूरी तय करेगी। तो आप ही बताइए कि इक्वेटर पर रखी हुई वस्तु की स्पीड ज्यादा होगी या इक्वेटर के ऊपर पोल के पास में जो अक्षांश है वहां पर रखी हुई वस्तु की स्पीड ज्यादा होगी? इसका सही जवाब है कि इक्वेटर पर रखी हुई वस्तु की स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि ये 24 घंटे में ज्यादा दूरी तय करती है और ये 24 घंटे में कम दूरी तय करती है। और चूंकि इक्वेटोरियल जो पोर्शन है वो ज्यादा तेज गति से रोटेट करता है, इसलिए यहाँ पर अपकेंद्र बल का मान भी ज्यादा होता है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इक्वेटर पर वो बच्चों ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ते जाएंगे तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लगातार रूप से कम होता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है? वो द्रव्यमान को बाहर की ओर फेंकता है। जैसे आप जब क्रीम निकालते हैं दही से, तो मथानी को क्या है बेटा, मथानी को आप ऐसे मथते हैं, तो जो मथानी है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? सेंट्रीफ्यूग के सिद्धांत पर काम करती है, अपकेंद्र बल के सिद्धांत पर काम करती है। और जितना तेजी के साथ आप मथानी को घुमाते हैं, जो दही से क्रीम है वो उतनी तेजी के साथ में बाहर आती है। तो आप दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप कार में यात्रा कर रहे हैं, कार की स्पीड ज्यादा है, अचानक से यदि कार की ब्रेक लगाई जाए तो आप क्या होते हैं, या कार को अचानक से मोड़ा जाए तो फिर जितनी ज्यादा कार की स्पीड होगी उतनी तेजी के साथ में आप बाहर की ओर आएंगे, यानी कि आपकी जो बॉडी है यानी जो द्रव्यमान है वो क्या होगा बच्चा, वो बाहर की ओर आएगा। तो आप ये समझ लो कि इक्वेटोरियल क्षेत्रों पर अपकेंद्र बल का मान ज्यादा होता है, और इसीलिए इक्वेटोरियल क्षेत्रों पर जो द्रव्यमान है वो कहाँ की ओर आ रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर की ओर आ रहा है। यही कारण है कि पृथ्वी इक्वेटर पर कैसी है? उभरी हुई है। और चूंकि पोल्स पर अपकेंद्र बल का मान कम है और साथ ही साथ यहाँ पर जी का मान भी ज्यादा है, इसलिए पोल्स पर हमारी पृथ्वी कैसी पाई जाती है? चपटी पाई जाती है। तो ये जो तीसरा स्टेटमेंट कहा गया है विद्यार्थी के द्वारा कि विषुवतरेखीय क्षेत्र में विद्यमान उभार पृथ्वी के परिक्रमण के कारण है, ये स्टेटमेंट बच्चों गलत है। अगर रिवोल्यूशन की जगह रोटेशन होता तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है। अगला सवाल देखते हैं। समाचार देखते समय आप किसी स्थान के बारे में सुनते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी से नहीं सुना, आप उस स्थान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तथा आप उसे मानचित्र पर ढूंढना चाहते हैं। आपको निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होगी? तो हम जानते हैं कि ग्लोब में किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे ग्लोब में आपसे अगर कानपुर कहा जाए कि कानपुर कहाँ पर है, तो हमें कानपुर का अक्षांश भी पता होना चाहिए और कानपुर का देशांतर भी पता होना चाहिए, तभी हम ग्लोब में एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। वैसे ग्लोब में किसी भी स्थान की स्थिति को निर्धारित करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन और दूसरा होता है जियोग्राफिकल लोकेशन। एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन क्या होती है प्लेस की, कि जब हम अक्षांश और देशांतर के द्वारा किसी स्थान की स्थिति को निर्धारित करते हैं तो इस प्रकार की स्थिति को एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन कहते हैं। और जब हम किसी स्थान के समीपवर्ती स्थानों जलराशियों के माध्यम से किसी स्थान की स्थिति का निर्धारित करते हैं तो इसको कहते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन। जैसे यदि आपको भारत की एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन बतानी है, तो भारत की एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन आप कैसे बताओगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है, और भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। तो इस प्रकार से अक्षांश और देशांतर के द्वारा जो हम भारत की स्थिति बता रहे हैं वो एक्चुअली में एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन है। लेकिन अगर हम ये कहें कि भारत बंगाल की खाड़ी के पास में है, या भारत अरब सागर के पास में है, भारत के दक्षिण में इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, या भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, भारत के उत्तर में चीन है, नेपाल है, उत्तर पूर्व में भारत के भूटान है, पूर्व में बांग्लादेश है और म्यांमार है। तो अगर हम इनका सहारा लेकर के भारत की स्थिति को बताते हैं तो इस प्रकार की लोकेशन को बोला जाता है जियोग्राफिकल लोकेशन। इस प्रकार की लोकेशन को जियोग्राफिकल लोकेशन बताते हैं बेटा। तो इसको याद रखिएगा
कि ग्लोब में किसी भी स्थान की स्थिति को निर्धारित करने के लिए हमें उस स्थान के अक्षांश और देशांतर दोनों की आवश्यकता होती है, और इसलिए इसका सही जवाब हो गया तीसरा। नेक्स्ट सवाल, पृथ्वी ग्रह की परिक्रमा की गति से पृथ्वीवासी अनभिज्ञ रहते हैं। इसे आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों करती है, लेकिन हमें नहीं पता चल पाता है कि हमारी पृथ्वी वास्तव में रोटेट भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है, और हमें ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी जैसे स्थिर है बेटा। तो क्या कारण है कि पृथ्वी में रोटेशन और रिवॉल्यूशन होने के बावजूद हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं कि हमारी पृथ्वी रोटेट और रिवॉल्व करती है। जैसे पहला कारण दिया है कि पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान के लिए कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये भी कारण है बेटा कि हमारी पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर कोणीय वेग कांस्टेंट होता है, इसलिए हमको नहीं पता चल पाता है कि हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है या रिवॉल्व कर रही है। पृथ्वी के साथ साथ हमारा वायुमंडल भी परिक्रमा करता है, ये भी सही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि केवल पृथ्वी रोटेट करती है या और पृथ्वी के साथ लगा हुआ जो एटमॉस्फेयर है वो रोटेट नहीं करता है, तो ये भी गलत है। पृथ्वी के साथ साथ हमारा वायुमंडल भी रोटेट करता है, और पृथ्वी के निकट ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पृथ्वी के निकट ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी स्पीड या तो पृथ्वी से ज़्यादा है या तो पृथ्वी से कम है। क्योंकि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम स्पीड के साथ में गति करेंगे तो इनकी जो रिलेटिविटी मोशन होगी वो शून्य होगी बच्चों। और अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट भिन्न स्पीड के साथ में गति करेंगे तभी तो हमको पता लग पाएगा कि इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन हो रही है। तो पृथ्वी के आसपास ऐसी कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नहीं है जो या तो पृथ्वी से जो है तेज गति के साथ में गति करता है या पृथ्वी से धीमी गति के साथ में गति करता है, और इन तीनों कारणों की वजह से ही हमको ऐसा लगता है कि हमारी पृथ्वी स्थिर है और हमें इसकी गति का अनुभव नहीं हो पाता है। और इस सवाल के साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा कि हमारी पृथ्वी की जो रिवॉल्यूशन स्पीड है वो करीब 31 किलोमीटर पर सेकेंड है, और हमारी पृथ्वी की जो रोटेशनल स्पीड है वो करीब 31 किलोमीटर पर मिनट है बच्चों। यानी हमारी पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो 1 सेकेंड में 31 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और हमारी पृथ्वी जब एक्सिस के अलोंग चक्कर लगाती है जिसे हम रोटेशन कहते हैं तो करीब 1 मिनट में वह 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इसे आप ऐसे भी जो है जैसे इसको आप मील पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा, तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट सवाल, यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा। तो चलिए इस सवाल को समझते हैं। यदि भारतीय मानक समय रेखा को प्रधान देशांतर का दर्जा दिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा। तो यहाँ पर एक शब्द बेटा IST है, IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और IST आप जानते हैं 82.5 पूर्वी देशांतर के सहारे भारत का स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया जाता है। यानी भारत का जो मानक समय है वो 82.5 पूर्वी देशांतर के सहारे। दूसरा यहाँ पर आया है बेटा प्रधान देशांतर रेखा, जिसे हम लोग GMT बोलते हैं। प्रधान देशांतर रेखा जिसको ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जाना जाता है, और 0 डिग्री का जो देशांतर है उसे प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। और ये 0 डिग्री का जो देशांतर है ये ब्रिटेन से गुजरता है, फ्रांस से गुजरता है, स्पेन से गुजरता है, अल्जीरिया है बेटा, माली है, बुर्किना फासो है, घाना है, टोगो है, और अंटार्कटिका, इन तमाम देशों से प्रधान देशांतर रेखा गुजरती है। और तीसरा इसमें आया है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन। तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है
हम जानते हैं बच्चों 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये बेटा 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर, और इधर ये 180 डिग्री देशांतर। तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो 180 डिग्री देशांतर के सहारे निर्धारित की गई है। हालांकि इंटरनेशनल डेट लाइन और 180 डिग्री का जो देशांतर है उसमें थोड़ा सा चेंजेज है, क्योंकि 180 डिग्री का देशांतर ये वाटर बॉडी से भी गुजरता है, लैंड मासेस से भी गुजरता है, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो केवल और केवल वाटर बॉडी से ही गुजरती है। जहाँ जहाँ पर स्थल खंड आए हैं इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मोड़ा गया है, और इसे कुल 8 जगह पर मोड़ा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एक देश में एक से ज़्यादा तारीखें ना हों, क्योंकि जो इंटरनेशनल डेट लाइन बच्चों वो हमारे ग्लोब में एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो तिथियों को डिवाइड करती है। जैसे मान लीजिए ये आइडियल है, ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के एक तरफ एक डेट होगी, अगर यहाँ पर मंडे है तो फिर यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ट्यूसडे होगा। यानी कि जब आप इंटरनेशनल डेट लाइन को पूरब से पश्चिम की ओर क्रॉस करते हैं तो दिन क्या हो जाता है, एक बढ़ जाता है। और इंटरनेशनल डेट लाइन को यदि आप पश्चिम से पूरब की ओर क्रॉस करते हैं तो दिन के मान में एक की कमी हो जाती है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन हमारे ग्लोब पर खींची गई एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब पर 2 कॉन्जिक्यूटिव कैलेंडर डेज को अलग करने का काम करती है। यानी इंटरनेशनल डेट लाइन के एक तरफ एक डेट होगी और इंटरनेशनल डेट लाइन के एक तरफ दूसरी डेट होगी। अब जैसे भारत, ठीक है, सपोज दैट भारत इंटरनेशनल डेट लाइन के इस तरफ पड़ता है, तो सपोज दैट भारत में 20 जुलाई है, और अमेरिका यूएसए इंटरनेशनल डेट लाइन किस तरफ पड़ता है, तो यूएसए में बेटा कौन सी डेट होगी, 19 जुलाई की डेट होगी। तो यूएसए है, कनाडा है, मेक्सिको है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो देश है उनमें जो डेट होगी वो भारत की डेट की तुलना में एक कम होगी, क्योंकि ये सारे के सारे देश इंटरनेशनल डेट लाइन के पूरब में हैं। और भारत सहित जो बेटा एशिया के देश है या ऑस्ट्रेलिया के देश है, न्यूजीलैंड वगैरह, ये सब इंटरनेशनल डेट लाइन के जो है पश्चिम में है। तो इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन वास्तव में हमारे ग्लोब पर खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो क्रमागत कैलेंडर दिनों को विभाजित करने का काम करती है। अब आपको यहाँ पर रूल ये समझना है कि जिससे हमने 0 डिग्री देशांतर कहा है, और जिसे हमने इंटरनेशनल डेट लाइन माना हुआ है, उसमें क्या रिलेशन है, ठीक है, उसमें क्या रिलेशन है। रिलेशन आप देख रहे होंगे कि 180 डिग्री का जो देशांतर है वो वास्तव में 0 डिग्री का अपोजिट देशांतर है। और किसी भी देशांतर का अपोजिट देशांतर कैसे निकाला जाता है, 180 में से सबट्रैक्ट कर दो, आपको अपोजिट देशांतर मिल जाएगा। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर 1 डिग्री का आपको अपोजिट देशांतर निकालना है तो 179 डिग्री, और अगर 1 डिग्री पूर्वी देशांतर है तो ये हो जाएगा 179 डिग्री 179 पश्चिमी देशांतर। अगर 2 डिग्री पूर्वी देशांतर का अपोजिट देशांतर पूछा जाए तो 180 में से 2 घटाएंगे 178, और यहाँ पर अगर ई लिखा हुआ है तो यहाँ पर वेस्ट कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये 1 डिग्री का पूर्वी देशांतर है, और यहाँ कहीं पर 179 डिग्री का पश्चिमी देशांतर होगा। तो 1 डिग्री का अपोजिट देशांतर क्या होगा बेटा, 179 पश्चिमी देशांतर। तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है और जो जीएमटी है उनके बीच में रिलेशन क्या है कि जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कह रहे हैं, जिसको जीएमटी कह रहे हैं, उन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 180 का डिफरेंस है। तो भविष्य में अगर आपसे पूछा जाए कि कोई देशांतर है, मान लीजिए x कोई देशांतर है और उसको हम जीएमटी कह दें, तो फिर इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होगी, तो आपका करना क्या है, आपको करना है कि 180 में से किसको घटा दोगे बेटा, x को घटा दोगे, 180 में से x को घटा दोगे तो वैल्यू आपकी निकल करके आ जाएगी। तो IST किसके सहारे है, 82.5 पूर्वी देशांतर, और कह रहे हैं कि अगर इसको 0 डिग्री देशांतर मान लिया जाए,
IST यानी 82.5 को 0 डिग्री देशांतर मान लिया जाए, तो फिर इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होगी? 180 में से किसको घटा देंगे बेटा? 180 में से 82.5 को घटा देंगे। 180 में से 82.5 को घटा देंगे तो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन आ जाएगी। और 180 में से यदि 82.5 को घटाएंगे तो फिर 97.5 सही इसका जवाब हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 97.5 डिग्री। 180 में से यदि हम 82.5 को घटाएंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? इसका सही जवाब है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, नहीं 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसका पहला ऑप्शन सही है, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। तो आप जानते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारतीय भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। ये जो अक्षांश है इंदिरा पॉइंट को बताता है और ये जो अक्षांश है वो इंदिरा कौल को बताता है। तो इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट पर है और इंदिरा कौल 37 डिग्री 6 मिनट पर है। तो ये हो गया, इसका सही जवाब है पहला। अगर इसमें पूछा जाता भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, तब इसका सही जवाब होता 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कन्याकुमारी से इंदिरा कौल तक। किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? चेन्नई। ठीक है, स्टैटिक सवाल है ये कि भारत में जो आप समुद्र तल से दूरियों को देखते होंगे, जैसे किसी भी आप रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़े होते होंगे तो उस रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लिखी होगी। तो भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई का मापन किस तट से किया जाता है? इसका सही जवाब है चेन्नई तट। नेक्स्ट सवाल बेटा, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करें। ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, डंकन पास। तो जो ग्रेट चैनल है, ग्रेट चैनल वो भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है, यानी ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया से अलग करने वाला जो चैनल है वो ग्रेट चैनल है। तो ए का 4 यानी पहला ऑप्शन ही सही हो गया इसमें। और जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है वो 8 डिग्री चैनल मालदीव और लक्षद्वीप समूह के एक द्वीप मिनिकॉय को अलग करता है। जैसे ये लक्षद्वीप है यहाँ पर, और ये बेटा उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, कार निकोबार, लघु निकोबार, और इंडोनेशिया में हम जाएंगे तो सुमात्रा, जावा। तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल है। ये बेटा लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप का एक द्वीप है मिनिकॉय, और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है मालदीव। तो मालदीव और माले के बीच में, मालदीव और माले के बीच में जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है। और मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय और शेष लक्षद्वीप के बीच में जो चैनल है उस चैनल का नाम है 9 डिग्री चैनल। फिर बेटा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जैसे ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ये जो द्वीप है वो है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। ये जो द्वीप है उसे कहते हैं मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, और इसे बोलते हैं दक्षिणी अंडमान। ये जो द्वीप है बेटा इसे बोलते हैं लघु अंडमान, लघु अंडमान। इसे बोलते हैं कार निकोबार, कार निकोबार। और ये जो द्वीप है उसे कहते हैं ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो सबसे पहले उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार।
तो जो लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में चैनल है उसको कहते हैं बेटा 10 डिग्री चैनल, या मोटे मोटे तौर पर आप समझ सकते हैं कि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला जो चैनल है वो चैनल है आपका 10 डिग्री चैनल। और दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में जो चैनल है उसे डंकन पास के नाम से जाना जाता है। जैसे ये डंकन पास लिखा हुआ है, तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। ठीक है, तो ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, इस प्रकार से एक्सप्लेन हो गए बेटा। नेक्स्ट सवाल, भारत की तटरेखा और स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। तो भारत की जो तटरेखा है वो 7516.6 किलोमीटर और जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो गया सेकेंड। तटरेखा की लंबाई और स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी गई है। तो भारत की जो तटरेखा है वो कच्छ की खाड़ी से शुरू होती है। भारत की तटरेखा कच्छ की खाड़ी से शुरू होती है और ये जाती है बेटा बंगाल की खाड़ी तक। तो कच्छ की खाड़ी से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक प्लस अंडमान निकोबार द्वीप समूहों की तटरेखा और लक्षद्वीप समूहों की तटरेखा मिलाकर के 7516.6 किलोमीटर और स्थलीय सीमा की लंबाई भारत की 15,200 किलोमीटर। ठीक है, जैसे भारत में तटीय राज्यों की संख्या 13 है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों वगैरह को जोड़ देते हैं तो। अगला सवाल, भारत में तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही जवाब होगा 13 बेटा। जैसे भारत में कुछ राज्य पश्चिमी तट पर बसे हुए हैं और कुछ राज्य पूर्वी तट पर बसे हुए हैं। तो पश्चिमी तटीय राज्यों में एक आपका गुजरात आ जाएगा, पश्चिमी तटीय राज्यों में एक आपका गुजरात आ जाएगा। गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक, गोवा के बाद में कर्नाटक और कर्नाटक के बाद में बेटा केरल। तो ये जितने भी राज्य हैं यानी कच्छ की खाड़ी से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत के पश्चिम तट में स्थित हैं और इन्हें पश्चिमी तटीय राज्य कहते हैं। तो पश्चिमी तटीय राज्य तो 5 हो गए। अब पूर्वी तटीय राज्य कौन हो गए? पूर्वी तटीय राज्यों में आपका एक आएगा तमिलनाडु, पूर्वी तटीय राज्यों में तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद दूसरे नंबर पर आएगा बेटा आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश के बाद में आपका आएगा ओडिशा और इसके बाद में वेस्ट बंगाल। तो पश्चिमी तटीय राज्यों की संख्या 5, पूर्वी तटीय राज्यों की संख्या 4। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी कितनी है? यूनियन टेरिटरी तो अंडमान निकोबार द्वीप एक यूनियन टेरिटरी है जो कि तटीय है, इसकी कुछ ना कुछ कोस्ट लाइन है। दूसरा बेटा इसमें आएगा आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी जो है यूनियन टेरिटरी तटीय है। तीसरा आएगा आपका पुडुचेरी और चौथा आएगा आपका दमनदीप, दादर और नगर हवेली, दमनदीप, दादर एवं नगर हवेली। तो 9 ये हो गए और 4 ये हो गए। कुल मिलाकर के कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 13। तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या है 13। सर्वाधिक तटीय राज्य वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश, इसका सही जवाब होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा सबसे ज़्यादा है, करीब 1962 किलोमीटर की तटरेखा है बेटा। दूसरे नंबर पर इसमें गुजरात है, करीब 1600 किलोमीटर की तटरेखा गुजरात की है। तीसरे नंबर पर बेटा फिर इसमें आंध्र प्रदेश आएगा, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु और महाराष्ट्र का स्थान है। तो गुजरात से भी ज़्यादा तटरेखा किसकी है बेटा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हम सही क्या करते? गुजरात करते। और सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है? गोवा की। और केंद्र शासित प्रदेशों में दमनदीप और दादर नगर हवेली की। कर्क रेखा और भारतीय समय एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं? छत्तीसगढ़ में कट करते हैं। यानी भारत से जो कर्क रेखा है और भारत से गुजरने वाली जो आईएसटी है वो एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं? वे एक दूसरे को कट करते हैं बेटा छत्तीसगढ़ में, वो एक दूसरे को कट करते हैं छत्तीसगढ़ में। जैसे भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, ऐसे बेटा भारत में कर्क रेखा आती है
और इस प्रकार से ये जो है बेटा 82.5 पूर्वी देशांतर, तो ये 82.5 पूर्वी देशांतर है और ये 23.5 उत्तरी अक्षांश है। और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर कट करती हैं? ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में कट करती हैं। नेक्स्ट सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे राज्य, तो गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य पूछा जाए तो पहले नंबर पर कौन आएगा बेटा? राजस्थान, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर आता है बेटा, चौथे नंबर पर आता है अपना उत्तर प्रदेश, जो कि क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पर। वे 5वें पर गुजरात, कर्नाटक वगैरह आ जाते हैं। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है, तो भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है 200 समुद्री मील तक। जैसे बेटा ये जो हर तटीय देश जिसकी कोई ना कोई कोस्टलाइन होती है, वह देश सागर का कहाँ तक, सागरीय संसाधनों के प्रयोग में कहाँ तक एकाधिकार रखता है, इसके लिए यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में एक अंक्लोज संधि बनाई गई थी और उसी अंक्लोज संधि के आधार पर समुद्री क्षेत्र का विभाजन किया जाता है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा कि जो तटरेखा से जो 12 समुद्री मील का क्षेत्र होता है, तटरेखा से जो 12 समुद्री मील का क्षेत्र होता है, उसे बेटा टेरिटोरियल सी कहा जाता है या मैरीटाइम बेल्ट के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए भारत की मैरीटाइम बेल्ट क्या है, टेरिटोरियल सी क्या है, तो 12 समुद्री मील। फिर तटरेखा से 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है उसे कॉन्टिग्यूअस जोन बोला जाता है, संलग्न क्षेत्र। तो भारत का संलग्न क्षेत्र कहाँ तक होगा? तटरेखा से 24 नॉटिकल माइल तक। और 200 समुद्री मील, तटरेखा से 200 समुद्री मील तक का जो एरिया होता है उसे बेटा अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और 200 समुद्री मील के बाद में जो सागर का क्षेत्र होता है उसे हाई सी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो तीनों इसमें क्लियर हो गए। 12 समुद्री मील को मैरीटाइम बेल्ट या क्षेत्रीय सागर, 24 समुद्री मील को कॉन्टिग्यूअस जोन और 200 समुद्री मील को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या EEZ के नाम से भी जाना जाता है। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। ठीक है, अब जैसे भारत है तो कोई भी दुनिया का देश भारत की अनुमति के बिना समुद्री मील वाले क्षेत्र में सागरीय संसाधनों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएगा। 200 समुद्री मील वाले क्षेत्र में सागरीय संसाधनों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएगा। इवन दूसरे देश के जो जहाज होंगे वो भारत की समुद्री सीमा में तब तक प्रवेश नहीं कर सकेंगे जब तक भारत उनको ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं। दूसरे देशों के जहाज कहाँ पर आकर के खड़े हो जाएंगे बेटा? ये जो 24 समुद्री जो मील की लाइन है यहीं पर आकर के खड़े हो जाएंगे और दूसरे देशों के जहाज़ों को यहाँ तक प्रवेश पाने के लिए जो कस्टम ड्यूटी वगैरह है वो सब चुकानी पड़ेगी। बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए दूसरे देश के जहाज कॉन्टिग्यूअस जोन से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब है कर्क रेखा मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। आप जानते हैं भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट सवाल बेटा, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? इसका सही जवाब होगा सर्वे ऑफ इंडिया। यानी भारत में मैप वगैरह किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत में मैप वगैरह सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ में भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बेटा 4096 किलोमीटर है। जैसे बांग्लादेश के साथ में हमारी सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दूसरे नंबर पर बेटा चीन आता है, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है, चौथे नंबर पर नेपाल आता है, 5वें नंबर पर म्यांमार आता है, 6वें नंबर पर भूटान आता है और 7वें नंबर पर अफगानिस्तान आता है। और अफगानिस्तान के साथ में मात्र हमारी 106 किलोमीटर का बॉर्डर है। भूटान के साथ में करीब 699 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो ये एक प्रकार से ऑर्डर हो गया।
ये इस प्रकार के सवाल अगर पूछे जाए तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ में हमारा बॉर्डर है, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पाँचवा म्यांमार, छठवां भूटान, सातवां अफगानिस्तान। नेक्स्ट सवाल, किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है? इसका सही जवाब होगा पुडुचेरी। देखिए, पुडुचेरी भारत में एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें बेटा कुल 4 जिले हैं, इनमें से एक जिले का नाम है कराईकल, दूसरे जिले का नाम है पुडुचेरी, और ये दोनों ही जिले तमिलनाडु में हैं। तीसरा जिला है इसमें बेटा माहे, और माहे जिला है केरल में, और चौथा इसमें जिला है बेटा यनम, और यनम जो है बेटा वो आंध्र प्रदेश में है, तो इसको याद रखिएगा। भारत में पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके केवल 4 जिले हैं, और इसका जो क्षेत्र है वो 3 राज्यों में विभाजित है। इसके 2 जिले तमिलनाडु में हैं, एक जिला इसका केरल में है और एक जिला आंध्र प्रदेश में है। माहे आप जानते हैं भारत का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, जैसे कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, उसी प्रकार से माहे सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट सवाल बेटा, कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का सदस्य नहीं है? तो पूर्वोत्तर के राज्यों में सिक्किम को 7 सिस्टर्स के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, और वैसे हम पूर्वोत्तर भारत में कुल 8 राज्य पड़ते हैं, लेकिन इसमें 7 सिस्टर्स में सिक्किम को शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, सुमेलित कीजिए, जैसे विवादित स्थल, संबंधित देश, तो जो सर क्रीक या कोरी निवेशिका ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है, कच्छ के रण के पास में सर क्रीक बेटा, ठीक है, सर क्रीक, तो सर क्रीक वाला एरिया यहाँ पर है, इसी को कोरी निवेशिका कहते हैं। ये एक दलदली क्षेत्र है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित है, क्योंकि 24 डिग्री अक्षांश रेखा के सहारे पाकिस्तान इसका बंटवारा कराना चाहता है। कच्चा द्वीप एक समय पर ये भारत का हुआ करता था, लेकिन कच्चा द्वीप को भारत ने श्रीलंका को हस्तांतरित कर दिया। न्यू मुरे द्वीप, ये बेटा जहाँ पर गंगा नदी अपना डेल्टा बनाती है वहीं पर न्यू मुरे द्वीप का निर्माण हुआ है, और न्यू मुरे द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है। कोको द्वीप भी एक भारत में हुआ करता था, भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन म्यांमार को हस्तांतरित कर दिया गया बेटा कोको द्वीप को। और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह आप पढ़ते हैं, इसके ऊपर आपको मिलेगा कोको द्वीप, और कोको द्वीप पर जो है बेटा म्यांमार अब चीन को सौंपने के लिए जा रहा है कोको द्वीप, ऐसी कुछ खबरें हैं, और चीन अपना यहाँ पर एक सैटेलाइट निगरानी तंत्र भी लगा रहा है, इससे भारत को आपत्ति है कोको द्वीप को लेकर के। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, अक्षांश भूपृष्ठ या भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो कहाँ से नापे जाते हैं? पृथ्वी के केंद्र से नापे जाते हैं। जैसे बेटा अक्षांश क्या है? हमारी भूपृष्ठ पर स्थित कोई बिंदु पृथ्वी के केंद्र के साथ में जितने डिग्री का कोण बनाता है उसी को अक्षांश के नाम से जाना जाता है। जैसे तमाम सारे ऐसे बिंदु होंगे जो पृथ्वी के केंद्र के साथ में 0 डिग्री बनाते हैं, तो उन बिंदुओं को मिलाती हुई जो हम रेखा खींचेंगे उसे 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। तमाम ऐसे बिंदु होंगे जो पृथ्वी के केंद्र के साथ में 10 डिग्री का एंगल बनाते होंगे, तो उन सभी बिंदुओं को मिलाती हुई जब हम एक सर्किल खींचेंगे, इमेजिनरी सर्किल खींचेंगे, तो उसी सर्किल को 10 डिग्री की अक्षांश रेखा कहा जाएगा। और आप जानते हैं कि जो पोल है बेटा, पोल वो पृथ्वी के केंद्र के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो असल में अक्षांश क्या होते हैं बेटा? अक्षांश आर एंगल और एंगुलर डिस्टेंसेस विच आर मेजर्ड फ्रॉम द अर्थ सेंटर। तो पृथ्वी पर स्थित कोई भी बिंदु पृथ्वी के केंद्र के साथ में जितने डिग्री का कोण बनाता है उसी को अक्षांश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस महाद्वीप से विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और देशांतर रेखाएं गुजरती हैं? ऐसी विशेषताएं रखने वाला एकमात्र महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है बेटा।
और इस महाद्वीप से इक्वेटर भी गुजरता है, 0 डिग्री भी गुजरता है। इस महाद्वीप से कर्क रेखा भी गुजरती है, इस महाद्वीप से मकर रेखा भी गुजरती है, और इस महाद्वीप से 0 डिग्री देशांतर भी गुजरता है। और इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दुनिया में वह कौन सा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। यानी इक्वेटर के ऊपर ये हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है, और ये जो 0 डिग्री का देशांतर है बेटा, इसके पूरब में अफ्रीका का जो हिस्सा है वो पूर्वी गोलार्ध है, और ये जो हिस्सा है इसे पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। जैसे अफ्रीका में जो बेटा इक्वेटर है वो साओ टोम प्रिंसिप, गैबन, टांगो, लोकतांत्रिक टांगो गणराज, केन्या, युगांडा, सोमालिया, मेडागास्कर, मेडागास्कर से मकर रेखा गुजरती है। तो इन तमाम देशों से अफ्रीका के इक्वेटर गुजरता है। ठीक है, ऐसे अफ्रीका में जैसे मोरक्को हो गया, आपका माली हो गया, मॉरिटेनिया हो गया, इसमें बेटा आपका मिस्र हो गया, नाइजर हो गया, चाड हो गया, लीबिया हो गया, इन तमाम सारे देशों के साथ अफ्रीका के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अफ्रीका में बोत्सवाना है, दक्षिण अफ्रीका है, नामीबिया है, मोज़ेम्बिक है, इन देशों से बेटा मकर रेखा गुजरती है। और अभी हमने बताया था कि अफ्रीका के जैसे बेटा माली है, अल्जीरिया है, घाना है, बुर्किना फासो है, ठीक है, टोगो जैसे देश हैं, उन देशों से 0 डिग्री देशांतर गुजरता है। तो इस प्रकार की विशेषता रखने वाला एकमात्र महाद्वीप। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं? अटलांटिक महासागर में बेटा। ठीक है, जब आप 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, तो ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये 0 डिग्री देशांतर है। तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में एक गिनी की खाड़ी पाई जाती है, उसी गिनी की खाड़ी में ये 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश कट करते हैं। तो इसको याद रखिएगा, गिनी की खाड़ी बेटा। नेक्स्ट सवाल, क्रस्ट में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में धात्विक तत्व है। देखिए यहाँ पर धात्विक तत्व की बात कही गई, इसलिए इससे सही जवाब होगा एल्यूमिनियम। जैसे हम जानते हैं कि हमारे क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है, हमारे क्रस्ट में सबसे ज़्यादा, और इसकी मात्रा करीब 46% है बेटा ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन, दूसरे नंबर पर पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन। तीसरे नंबर पर आएगा बेटा एल्यूमिनियम, तीसरे नंबर पर आएगा एल्यूमिनियम, और चौथे नंबर पर आएगा आयरन या लोहा। तो देखिए ऑक्सीजन एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, और यहाँ पर पूछा क्या गया है? धात्विक तत्व। तो इसलिए ऑक्सीजन सही जवाब नहीं होगा, सिलिकॉन भी सही जवाब नहीं होगा, इसका सही जवाब क्या होगा बेटा? एल्यूमिनियम। लेकिन अगर ये पूछा जाता कि क्रस्ट में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व कौन सा है, तब इसका सही जवाब होता ऑक्सीजन, और इसका परसेंटेज भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन करीब 46% पाई जाती है बेटा। ठीक है, और फिर इसके बाद में तो ये रैंकर टेस्ट में ज्योग्राफी के पूछे गए सवाल थे, उनका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से होगा बेटो। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।